अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज बीएस फ़िज़िक्स का फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट चल रहा है। जो फ़ाइनल ईयर में स्टूडेंट्स होते हैं बीएस फ़िज़िक्स के, उनको एक सुपरवाइज़र असाइन हो जाते हैं और वो सुपरवाइज़र उनको काम करवाते हैं 1 साल के लिए। तो आज ओपन हाउस है, इनका फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट का ओपन हाउस है। ओपन हाउस का मतलब ये होता है कि ये लोग जो स्टूडेंट्स हैं पोस्टर बना के गैलरी में रखेंगे लोगों के लिए, और जो एक्सटर्नल हैं उनके लिए, और वो उनको इवेलुएट कर रहे होंगे। तो ये जो ओपन हाउस है ये बीएस मैथमेटिक्स में भी होता है और बीएस केमिस्ट्री में भी होता है। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, इसका मतलब है कि तीनों डिपार्टमेंट्स जिसमें बीएस प्रोग्राम है, बीएस केमिस्ट्री, बीएस मैथमेटिक्स और बीएस फ़िज़िक्स, तीनों प्रोग्राम में ये हमारे पास जो है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि आज का दिन ओपन हाउस का दिन है, जिसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट फ़ाइनल ईयर में होते हैं और उनका फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, वो एक सुपरवाइज़र जो कि फ़ैकल्टी मेंबर होते हैं उनके साथ अटैच हो जाते हैं और वो उनके साथ 1 साल के लिए रिसर्च करते हैं। तो आज ओपन हाउस है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट ने पोस्टर प्रेजेंट किए हैं, पोस्टर बनाए हैं, और वो एक्सटर्नल को और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो प्रेजेंट कर रहे हैं उसको। तो अभी हम स्टूडेंट के पास चलते हैं और उनके पोस्टर देखते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुसफ़ खलील अहमद एंड दिस इज़ अनीक जमील। हमने फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट बीएस फ़िज़िक्स एसएनएस में अंडर द सुपरविज़न ऑफ अली पराचा किया। प्रोफेसर अली पराचा ने हमें स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में बताया कि स्टैंडर्ड मॉडल एक इफ़ेक्टिव फील्ड थ्योरी है, यानी कि कायनात के जितने भी इंटरेक्शंस हैं उनमें से 3 इंटरेक्शंस को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स, वीक फ़ोर्स और स्ट्रॉन्ग फ़ोर्स को स्टडी किया जाता है स्टैंडर्ड मॉडल में। लेकिन क्योंकि ये एक इफ़ेक्टिव फील्ड थ्योरी है, ये एक सर्टेन एनर्जी स्केल पे सही रिज़ल्ट्स नहीं देती, तो उसे स्टडी करने के लिए हमें बियॉन्ड स्टैंडर्ड मॉडल न्यू फ़िज़िक्स की ज़रूरत है। तो न्यू फ़िज़िक्स के अंदर बहुत से ऐसे पार्टिकल्स हम नए इंट्रोड्यूस कराते हैं जो हमारे फेर्मियोनिक पार्टिकल्स जो स्टैंडर्ड मॉडल का पार्ट हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे। तो ये प्लैंक स्केल के करीब करीब होता है, एक बहुत हाई एनर्जी स्केल होता है जो 1.2 × 10⁻19 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसके करीब करीब हमारी न्यू फ़िज़िक्स एग्जिस्ट करती है। इसके बियॉन्ड क्या होता है वी डोंट नो, ये हमारी फ़िज़िक्स की लिमिटेशन है। तो हम डार्क मैटर को इस जगह पे क्यों सर्च कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो ना लाइट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ना ही उन्हें ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, ऐसी चीज़ हम ऐसी चीज़ के साथ जो फेमिलियराइज हैं वो कॉस्मोलॉजी में है। कॉस्मोलॉजी में ऐसा एक पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, यू कैन से, या मैटर एग्जिस्ट करता है, जिसे हम कहते हैं डार्क मैटर। कि गैलेक्सीज़ को होल्ड करने के लिए ग्रेविटेशनल पुल इनफ नहीं है, तो हम इमेजिन करते हैं कि कोई मैटर होगा, डार्क मैटर, वो उसे पकड़ के रखे हुए है। तो हमने कुछ ऐसे मेज़ोन्स जिन्हें हम बी मेज़ोन्स कहते हैं उनका इस्तेमाल क्यों किया डार्क मैटर को सर्च करने के लिए? क्योंकि बी मेज़ोन बहुत हाई एनर्जी स्केल पे डिके करते हैं और डिके के बहुत से तरीके हो सकते हैं। 6-7 तरीके से वो 6-7 चैनल्स पे वो डिके हो सकता है। कुछ चैनल्स तो हमें ऑब्ज़र्व कर लिए जाते हैं, लेकिन कुछ चैनल्स नहीं ऑब्ज़र्व किए जाते। ये एक ऑब्ज़र्वेटरी है नॉर्थ डकोटा में, इसने ये एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया है जो कि ये कहता है कि हमारा जब भी डिके होते हैं बी और डी मेज़ोन्स, तो इतनी एनर्जी स्केल तक हो सकते हैं, इतने ज़्यादा चैनल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड मॉडल प्रेडिक्शन करते हैं तो वो चैनल्स बहुत कम आते हैं। तो हम ये इमेजिन करते हैं कि मे बी देर आर हिडन चैनल्स राइट है। दिस इज़ आर हाइपोथेसिस बाय द वे, इनविजिबल पार्टिकल्स जो कि हमें नज़र नहीं आते, बट वी थिंक दैट दे एग्जिस्ट बिकॉज देयर इज़ सम मिसिंग एनर्जी। तो हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे थे कि अगर हमारे पास यही मेज़ोन BC मेज़ोन्स हों तो इनका डिके रेट और ब्रांचिंग रेशो हम कैलकुलेट कर लें और हम देखें कि वो क्या एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट के साथ मैच करेंगे अगर हम इमेजिन करें कोई इमेजिनेटिव पार्टिकल। तो वो इमेजिनेटिव पार्टिकल हम कह रहे हैं कि वो डार्क मैटर पार्टिकल है, वो वीकली इंटरेक्ट कर रहा है हमारे पार्टिकल के साथ। वीक इंटरेक्शन स्टैंडर्ड मॉडल का एक इंटरेक्शन। तो उसके लिए एक प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम ये थी कि इसका कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा हमारे पास नहीं था। तो हमारे पास लेकिन एक्सपेरिमेंटल डाटा था बी और डी मेज़ोन्स का। वो एक्सपेरिमेंटल डाटा इस्तेमाल करके हमने ये कैलकुलेट किया कि डार्क मैटर पार्टिकल कितना स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट कर सकता है इनके साथ। उसे कहा जाता है कपलिंग स्ट्रेंथ GS1 और GS2।
अब इन GS1 और GS2 को कैलकुलेट करने के बाद ये ऐसी एक्सपेरिमेंट जो BC मेज़ॉन डिकेज़ की एक्सपेरिमेंट थी, उसमें हम इन GS1 और GS2 का इस्तेमाल करके डिके रेट्स और ब्रांचिंग रेशोज़ निकाल सकते थे। डिके रेट्स और ब्रांचिंग रेशोज़ सिंपली ये होता है कि कोई भी मेज़ॉन डिके कर रहा है तो वो कितना जल्दी डिके कर रहा है और कितने ज़्यादा चैनल्स में डिके कर रहा है। तो जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया, अब इसका एक्सपेरिमेंटल डाटा जो हमें मिल सकता है वो एक बहुत हाई एनर्जी कोलिजन में मिल सकता है। एक बहुत हाई एनर्जी डाटा, बहुत हाई एनर्जी स्केल पे हमें ये डाटा मिल सकता है, जो कि TeV इंस्ट्रूमेंट होगी। TeV इंस्ट्रूमेंट लार्ज हेड्रोन कोलाइडर भी है, लेकिन वो अबाउट नियर 14 TeV तक जाती है। तो हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो इससे बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पे हो, ताकि हम ये देख सकें कि हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा, हमारा थ्योरेटिकल डाटा उस एक्सपेरिमेंटल डाटा से मिलेगा या नहीं। अगर तो मिल जाता है, इसका मतलब ये होगा कि हमें डार्क मैटर मिल गया और हमें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। सो दिस इज़ आवर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। So, my name is Ehsan Jabbar. I am a final year physics student at National University of Science and Technology, School of Natural Sciences, and my final year project supervisor is Dr. Muhammad Ali Pracha, and the topic of my final year project is footprints of leptoquark model via semi-leptonic beam meson decays. So first of all, I would like to explain the motivation behind this particular project. Leptoquarks are the color triplet bosonic particles which are unique in the matter that they can mediate the vertices between leptons and quarks. So leptons and quarks are the elementary particles, and leptoquarks are the hypothetical particles which can interact with both of them. So my project focuses on lepton flavor universality violation. I will explain that further on, but it is an experimental deviation from the standard model. So my project in fact is a new physics model that focuses on the discrepancies, one of the discrepancies in the standard model, and I would first start with a little bit of background in my project. So modern theoretical physics is based on a very revolutionary idea, that is gauge symmetry. So what is gauge symmetry? Gauge symmetry in a simple language is that under certain transformations that are represented mathematically by matrices or by an operator, under those transformations the Lagrangian in a simple language is a mathematical quantity that explains the dynamics of the whole system. In elementary particle physics, when we say Lagrangian, we are saying that the Lagrangian of a particular interaction. It means that the particles are interacting in a certain way, and it can be mathematically explained in a Lagrangian. So under gauge symmetry, the Lagrangian remains invariant. It is the fundamental assumption of our doing modern physics, or in particular the particle physics. So standard model, the biggest achievement of gauge symmetry or gauge theory is the formulation of standard model of particle physics. Standard model of particle physics is a gauge field theory, and it contains elementary particles, and it explains the elementary interactions or elementary forces, which are electroweak force and strong force. And electroweak force is the unification of electromagnetic force and the weak force. So standard model Lagrangian is written here, but in a simple language this Lagrangian explains how elementary particles interact, and this is the table of all the elementary particles. But standard model does not dictate us to have these particles or this amount of particles. These are the particles that we put into standard model Lagrangian, and standard model Lagrangian tells us how they will interact. So in technical language, this is called the free parameters of standard model. By free parameters of standard model, we mean that there are the certain numbers that we experimentally determine or calculate, and then we put them into the standard model and see if the standard model works or not.
So there are, apart from all the theoretical anomalies, there is a particular experimental anomaly which we will focus on, that is called lepton flavor universality violation. In a layman language, this means that these leptons, electron and neutrino electron and this muon and these three pairs are fundamentally same. If their mass is not mentioned here, they can be considered same. They interact with Higgs boson and they get mass, otherwise they are same. So this is called lepton flavor universality. It means that generations or these pairs of leptons are same. So in one, according to standard model, this is some physical quantity, and the only difference here is this is a ratio, and only difference is in the denominator. In the denominator we have L, that can be electron or muon, and in the denominator we have tau. So the only difference is that according to standard model, if tau is replaced in place of L, or even electron is put here, or even muon is put here, it doesn't make any difference. So this ratio is unity. But according to the multiple experiments at multiple labs, this ratio is not equal to 1. That means that unlike against the predictions of standard model, it does matter when we put L is equal to tau, or L is equal to electron, or L is equal to muon. If we put electron, L is equal to tau, it is same, both of the quantities above and below are same. And if we so this is the problem. This is an experimental problem, and it is called lepton flavor universality violation. It means that there is a difference between electron, muon and tau, and it should not, there should not be any difference. So we cannot go against the experiment. It has been well tested. So we propose a new particle, and this particle should be part of this set of particles of standard model, and it will explain our problem. How will it explain? I will just explain it from the Lagrangian. So this, according to this Lagrangian, there is constant here Gij, and I here means electron, muon or tau, and G means G also means, and here Q, you can see that Qi and Lj. So in crux, or in summary, this means that when we introduce leptoquark, or when we say that leptoquark can interact with electrons and quarks at the same time, it simply means that leptoquark will interact with electron and with muon and with tau very differently. So it will create a difference, and when we will look at the decay of tau, when we will look at the decay of electron, there will be a fundamental difference. That's what we want to explain. That has been our prime focus in this experimental result. So in this way, leptoquarks can be a potential new physics model. New means extension to the standard model that can explain our problem that we have observed at different labs. One of the labs is Babar. So that's my project. It aims to explain one of the experimental problems we have with the standard model of particle physics. Thank you. Assalamualaikum. I'm Halima Sadia. I'm student of BS Physics, final year. This is my project, and my supervisor is Dr. Syed Rizwan Hussain. And it's about first I was given max phase MAX. M is transition metal, A is group A element, और X is कार्बन और नाइट्रोजन. तो फिर मैंने उसके बाद उसकी मैक्स फेज मुझे मिला था, उसकी मैंने एचिंग की, उसकी एचिंग HF को यूज़ किया था, और उसके बाद उसकी एचिंग मैग्नेटिक स्टीयरिंग की थी. उसके बाद उसको मैंने सेंट्रीफ्यूज किया था तब तक DI वाटर में, तब तक जब तक वो न्यूट्रल ना होते. फिर उसको वैक्यूम ओवन में रखकर हमें मैगज़ीन मिल गया था, और फिर हमने मैक्स की और मैगज़ीन की हमने XRD करवाई थी. XRD से हमें पता चला था कि ये वाला जो प्लेन है 100, ये यहाँ पर रिमूव हो गया. मतलब जो एल्यूमिनियम की एक लेयर है बीच में से, वो रिमूव हो गई है, और ये वाला प्लेन लोअर एंगल की तरफ शिफ्ट हो गया. इससे पता चला है कि जो C लैटिस पैरामीटर है वो भी बढ़ गया. तो ये 3D है और ये 2D है, ये प्लेन है. और फिर हमने BLFO के नैनो पार्टिकल्स थे, लैंथेनम डोप बिस्मिथ फेराइट के नैनो पार्टिकल्स हैं, उसको हम लोगों ने उसकी XRD करवाई थी. और फिर इन दोनों को हमने कंपेयर किया था जब कंपोजिट रोटेशन के बाद. तो जो पीक्स इसमें थी और इसमें थी, वो दोनों इसमें शो हो रही थी.
और ये सेम करवाई थी, ये मैगजीन की है, ये लेयर स्ट्रक्चर है, और जो कंपोजिट है इसके अंदर ये डोपिंग हो गई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कंपोजिट हमने प्रिपेयर कैसे किया था। हमने BLFO बिस्मिथ फेराइट नैनो पार्टिकल्स लिए थे, उसके अंदर हमने 1:1 इथाइलिन ग्लाइकोल और एसिटिक एसिड डाला था, अल्ट्रासोनिकेशन की थी, और फिर हमने उसको मैगजीन को इसके अंदर मैगजीन डाला था और DI वाटर, मैगजीन को DI वाटर में डाला था, उसकी अल्ट्रासोनिकेशन की थी और उसको ऑटोक्लेव में डालकर उसको ओवन में रख दिया था। फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूज किया था DI वाटर में अनटिल उसकी pH मेंटेन हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। फिर उसके बाद उसको वैक्यूम ओवन के अंदर हमने ड्राई किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रोड प्रिपरेशन की थी। इलेक्ट्रोड प्रिपरेशन के लिए हमने निकल फोम की वॉशिंग की थी HCl में, फिर एथेनॉल में और फिर DI वाटर में सेपरेट। फिर अल्ट्रासोनिकेशन करने के बाद हमने इन तीनों को मिक्स किया था, वर्किंग इलेक्ट्रोड, कार्बन ब्लैक और PVDF एज अ बाइंडर यूज़ होता है, जो वर्किंग इलेक्ट्रोड को और को मतलब आपस में स्टिक रखता है। फिर इसकी स्लरी बनाने के लिए NM हमने अंदर ऐड किया था। फिर हमने इसको सोनिकेट किया था और सोनिकेट करने के बाद इसको हमने वैक्यूम ओवन में रख दिया था 12 आवर के लिए, और फिर हमने इसकी प्रेसिंग करवाई थी 1000 PSI पर 10 सेकंड के लिए। फिर हमने इसी इलेक्ट्रोड की हमने इलेक्ट्रोलिसिस की थी। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हमारे पास 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है, प्लेटिनियम वायर होती है और सिल्वर की एक वायर होती है, जो काउंटर और रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज अ काउंटर और रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज होता है। तो इससे ये पता चला था जब हमने मैगजीन की HCR कर्व देखी थी, तो मैगजीन की कर्व जो है वो ज़्यादा पोटेंशियल पर डेप्थ शो करा रही थी। मतलब ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करें तो हमारे पास हाइड्रोजन प्रोडक्शन होती है, और जो कंपोजिट है उसमें कम पोटेंशियल अप्लाई करने पर हाइड्रोजन प्रोडक्शन होती है। और इस हाइड्रोजन एवोल्यूशन, क्योंकि हमने रेफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है, तो इसका जो ओवर पोटेंशियल है वो 0 से थोड़ा सा जो पोटेंशियल बढ़ जाता है वो बढ़े हुए पोटेंशियल को ओवर पोटेंशियल कहते हैं। तो कंपोजिट का ओवर पोटेंशियल कम आया है और इसका ओवर पोटेंशियल मैगजीन का ज़्यादा आया है। इसका मतलब है कि कंपोजिट कम पोटेंशियल अप्लाई करने पर HCR प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। और सेम केस इसका जो है ऑक्सीजन एवोल्यूशन का भी है कि हमें कम पोटेंशियल देना पड़ रहा है और ऑक्सीजन प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। और हम कल को ये जो हाइड्रोजन है इसको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं कि हम इससे कार रन कर सकते हैं, बैटरीज के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमने CV की थी इसकी कि कितना पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो कितना करंट हमें मिलेगा, और हमने ये डिफरेंट स्कैन रेट्स पर की थी। एक स्कैन रेट था, ये स्कैन रेट होता है कि कितना वोल्ट अप्लाई किया पर सेकंड, तो डिफरेंट वोल्टेज पर सेकंड पर हमने इसकी CV की है। और फिर हमने EIS की थी। EIS जो मैगजीन की है वो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है और इम्पीडेंस ज़्यादा है, तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है और इसकी कम है। मतलब कि कंपोजिट जो हमने प्रिपेयर की है उसकी कंडक्टेंस इंक्रीज़ हुई है। एक तो इसकी कंडक्टेंस इंक्रीज़ हुई है, ऊपर से हाइड्रोजन एवोल्यूशन इंक्रीज़ हुई है, तो इसलिए कंपोजिट बनाना मतलब सही रहा। और एक इसका ये फ़ायदा भी है कि ये ग्रीन फ्यूल है, तो जब इसके अंदर जो बाई प्रोडक्ट है वो हमें ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, तो हमें कोई भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड, कोई नाइट्रोजन इसमें से रिलीज़ नहीं होगी, तो हमें हाइड्रोजन फ्यूल के साथ साथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो इससे हम कल को कोई कार चलाना या कोई ऐसा फ्यूल। थैंक यू। यहाँ पर क्लोजिंग सेरेमनी हो गई है और मैं आपको इसका फॉर्मेट भी बता दूँ कि जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट यहाँ प्रेजेंट किए जाते हैं इस ओपन हाउस में, उसमें एक विनर भी होता है। तो मेरे साथ अभी विनर हैं और उनसे आपको मैं मिलवाता हूँ और उनका प्रोजेक्ट भी देखते हैं कि किस वजह से उनको जो विनर डिक्लेयर किया गया है। तो मैं अभी उनके पास आपको लेकर चलता हूँ, उनसे आपको मैं मिलवाता हूँ। Okay, so Assalamu alaikum everyone. First I would like to introduce myself. I am Dania Riaz and I am Hamna Shaukat, and we are the final students of the physics batch here at the SNS School of Natural Sciences, NASC, Islamabad. So today is our open house where we display our projects, the final year projects. What we worked on was, as the title suggests, that the whole work revolved around the MXene. First of all, we synthesized the MXene, that is a 2D transition material that has very much enhanced properties like catalytic properties, electronic, optical, mechanical and conductivity.
So we, first of all, we search the properties of the magazine, and our whole purpose of the project was to construct the circuits using the magazine ink and using the property of magazine, that is conductivity. First of all comes the synthesis of the magazine using the max phase. Then comes the magazine ink synthesis by delaminating and increasing the inter layer spacing of the magazine. And then comes the design of ink return electronic circuits, that is the ink that is conductive. Moving to the picture of the electronic circuit, as you can see, we have tried to replace the wires as in the conventional circuits with the magazine ink, and we can see that the LED is lighted up. Now what it actually does in the long-term goal is it will replace all the conventional circuits with the printed and the flexible circuits, where we can construct the circuits that are disposable, that can tolerate the pressure as well as the humidity and the moisture as well, and you can carry it wherever you want, easily processable, and a lot of applications it has. The other project we are still working on, though we haven't got the results for it, was the Arduino piano. That in this project we tried to paint the keys of the piano with the magazine ink that is conductive, and it has the ability to sense the pressure as well. So if we touch the piano keys, it should give the sound of it should give the beep of piano. Due to some reasons that could be due to the layers crumpling of layers of the magazine ink, or might be some loopholes in the connections, or some problem in the coding. It hasn't worked yet. It sometimes works, it doesn't other times. So we are working on it, and the future goal is basically on this Arduino as well as the EMI shielding. Second, moving towards the applications, the vast applications of the magazine ink, we can use it in the biomedical industry, wearable electronics. If we take the example of the wearable electronics, it basically does what? If you wear a shirt and it is painted somewhere, if it is painted here, it will, if you touch it, it will pressure sensing get through. You can it will show your heartbeat. Similarly, if you wear a band that is painted with the magazine ink, it will give you respiration rate. So the whole world is going towards the flexibility. It has a lot of applications in the automotive industry, as we have installed the heaters in our cars. What it actually does is, if you sit on the seat, it will sense the human body, and it will directly heat the car. Similarly, it has a lot of applications in the printed circuits. The one also we have printed over here. And after that, we move towards the characterization of the magazine ink, max phase, and the magazine. The whole graph, all the curves are being shown in the same graph. And then we move towards the electrical properties of the magazine, which shows that it is really conductive because of the straight line, the straight IV curve. This curve shows a bit of the non-linear resistance because of that, might be because of the crumpling of the layers of max. So that's pretty much all about the project, and Alhamdulillah, we have won the Best Project Award today. And I would like to show my gratitude to my supervisor. He has been so helpful throughout the project and the journey, and his students, the whole group, the whole research group, they have been really helpful. And I would like to give mostly the credit to my supervisor and also my group partner. Supervisor का नाम क्या? Dr. Sayyid Rizwan. He is not here today because of some research purposes. So किसी और को कुछ कहना चाहेंगे फैमिली में? Family has always been supportive. I would like to especially show my gratitude towards my father. He has been supportive throughout my journey and everything. So yeah. अच्छा, अभी आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, आगे क्या प्लान है आपका? I would go for I would just want to go for something else, CSS, some superior services, not physics, because I have a lot of it in 4 years of my graduation thing. Okay, thank you very much. Thank you so much, sir. तो ये मेरे साथ BS फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट हमारे फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट के स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेस के। ये अटेंड करने आए थे, जैसे कि मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आया था फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ओपन हाउस BS फिज़िक्स का। तो ये सब स्टूडेंट हैं हमारे, बहुत ही ज़हीन स्टूडेंट हैं ये। तो अभी यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।